नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा डेवलपमेंट चार्ज या विकास शुल्क के बारे में 5 बिंदुओं पर। पहला बिंदु है कि वर्तमान में प्रचलित विकास शुल्क नियमावली क्या है और ये कब से लागू है। दूसरे बिंदु में बात करूँगा कि किन परिस्थितियों में विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। तीसरे बिंदु में बात करूँगा कि भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार विकास शुल्क का निर्धारण कैसे किया जाता है। और चौथे बिंदु के रूप में बात करूंगा कि ग्रुप हाउसिंग के लिए विकास शुल्क के क्या नियम हैं। और अंतिम तथा 5वें बिंदु के रूप में बात करूंगा कि किस नगर में विकास शुल्क की दरें क्या हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा विकास शुल्क निर्धारण तथा उद्ग्रहण नियमावली 2014 बनाई गई है और इसका गजट दिनांक 17 नवंबर 2014 को प्रकाशित किया गया है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली 2014 कही जाएगी। नंबर 2, यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी। यह नियमावली समस्त विकास क्षेत्रों में प्रभावी रहेगी। अब मैं बात करूंगा बिंदु संख्या 2 पर कि किन परिस्थितियों में विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, इसमें पहला बिंदु है जहां विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लेआउट के भीतर स्थित भूखंड पर भवन परमिट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो और उसके लिए विकास शुल्क या नगरीय विकास शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो। प्रतिबंध यह है कि घनत्व में कोई वृद्धि ना हुई हो। ऐसी परिस्थितियों में विकास शुल्क या डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर पहले से कोई लेआउट स्वीकृत है और उसके अंतर्गत भूखंड स्थित है, लेआउट स्वीकृत के समय अगर विकास शुल्क का भुगतान बिल्डर द्वारा कर दिया गया है, तब उस भूखंड पर मानचित्र स्वीकृत करते समय अतिरिक्त कोई दोबारा से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बिंदु ऐसा कहता है। दूसरा बिंदु है जहां आवेदन प्राधिकरण द्वारा आवंटित ऐसे भूखंड पर भवन परमिट के लिए किया गया हो जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा विकास लागत की वसूली पहले ही कर ली गई हो। अर्थात जब कोई प्राधिकरण कोई भूखंड बेचता है तब उसकी कीमत में ही वो डेवलपमेंट चार्ज शामिल कर लेता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां भूखंड को बेचते समय भूखंड की कीमत में ही विकास शुल्क की गणना करके उसको जोड़ दिया गया है, उन परिस्थितियों में भूखंड का नक्शा पास कराते समय विकास शुल्क दोबारा से लिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। ये नियमावली ऐसा कहती है। अगला बिंदु है जहां कोई आवेदन ऐसी भूमि पर विकास परमिट के लिए प्रस्तुत किया गया हो जिसके लिए आवेदक सिटी डेवलपमेंट चार्ज भुगतान करने का दायी हो। जिस परिस्थितियों में सिटी डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है वहां पर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बिंदु का ये मतलब हुआ। नेक्स्ट है जहां कोई आवेदन अनन्यता क्रय योग्य एफआईआर या क्रय योग्य यूनिट को दिए जाने के लिए किया गया हो, उन परिस्थितियों में भी विकास शुल्क देय नहीं है या विकास शुल्क नहीं लगता है। जहां पर क्रय योग्य एफआईआर के लिए आवेदन किया गया हो या एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करने के लिए आवेदन किया गया हो, उन परिस्थितियों में विकास शुल्क देय नहीं होता है। नेक्स्ट है जहां कोई आवेदन पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट के पुनरीक्षण की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और जिसके लिए विकास शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो। अर्थात एक बार नक्शा जिसका पास हो गया, अब वो रिवाइज नक्शा पास कर रहा है और पहले वाले नक्शे की वैधता अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, उस वैधता अवधि के समाप्ति से पूर्व ही आवेदन कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में विकास शुल्क पहले आवेदन के समय मानचित्र स्वीकृत करते समय ही जमा करा लिया जाता है। इसलिए वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व किए गए पुनः आवेदन पर विकास शुल्क लेने का प्रावधान इस नियमावली के अनुसार नहीं है। यहाँ पर थोड़ा स्पष्टीकरण है, परंतु यह कि जहां पूर्व में दी गई भवन परमिट या विकास परमिट की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, वहां पूर्व में भुगतान किए गए विकास शुल्क के समायोजन के पश्चात विकास शुल्क का उद्ग्रहण ऐसे आवेदन के दिनांक को लागू दर पर किया जाएगा। यह स्पष्टीकरण ये कहता है कि अगर किसी का नक्शा पहले चाहे वो लेआउट स्वीकृत हुआ हो या कोई बिल्डिंग परमिट कोई किसी भवन का नक्शा पास हुआ हो,
अगर उसकी वैधता अवधि समाप्त हो गई है, उसके बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तब दोबारा से किए गए आवेदन पर विकास शुल्क लिया जाने का प्रावधान है। लेकिन पहले आवेदन के साथ पूर्व में जो नक्शा पास हुआ है उसमें जिस दर से विकास शुल्क लिया गया है और बाद के आवेदन के दिनों पर जो विकास शुल्क की दर है उसका डिफरेंस ही लिया जाएगा। पुराने आवेदन के साथ जमा किए गए विकास शुल्क को कुल विकास शुल्क की वर्तमान दर से घटाकर जो डिफरेंस होगा वही लिया जाएगा। यहाँ पर एक और स्पष्टीकरण है, यह कि यदि पुनरीक्षित योजना के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो आवेदक इस नियमावली के अधीन इस प्रकार बढ़ाए गए भूमि क्षेत्र के लिए किए गए आवेदन के दिनांक को लागू दर पर विकास शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा। अर्थात अगर कोई आवेदन ऐसा किया गया है जिसमें पूर्व में स्वीकृत भूमि का क्षेत्रफल, जब पहली बार नक्शा पास हुआ था उसमें जो भूमि का क्षेत्रफल है, अब दोबारा जो वर्तमान आवेदन किया गया है उसमें जो भूमि का क्षेत्रफल दर्शाया गया है, अगर दोबारा वाले आवेदन में भूमि का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो जो भूमि का क्षेत्रफल जितना वृद्धि हुई है पुराने भूमि के क्षेत्रफल को वर्तमान भूमि के क्षेत्रफल से घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा, जो भूमि के क्षेत्रफल में नेट वृद्धि हुई है उस वृद्धि पर वर्तमान जो विकास शुल्क की लागू दरें हैं उस दर पर ही विकास शुल्क लिया जाएगा और पुराने क्षेत्रफल पर विकास शुल्क की दरों का डिफरेंस लिया जाएगा। विकास शुल्क अगर पहले कम है और वर्तमान में बढ़ गया है तो जितनी भूमि का क्षेत्रफल पूर्व में स्वीकृत हो चुका है उस क्षेत्रफल पर पुराने विकास शुल्क जो जमा किया जा चुका है प्रथम आवेदन पर उसको वर्तमान दरों के विकास शुल्क की गणना से घटाकर डिफरेंस ही लिया जाएगा। किंतु अगर भूमि का क्षेत्रफल बढ़ गया है तो बढ़ी हुई भूमि के क्षेत्रफल के लिए वर्तमान में प्रभावी विकास शुल्क की दर से ही गणना की जाए। अगला बिंदु है जहां अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहां विकास शुल्क छूट की सीमा तक उदग्रहिणी नहीं है। अर्थात राज्य सरकार कुछ पॉलिसीज बनाती है, जैसे पर्यटन नीति है या कुछ अन्य फिल्म नीति वगैरह है, जहां विकास शुल्क से छूट कुछ सीमाओं तक आंशिक या पूर्णता दिए जाने का प्रावधान है। तब उन परिस्थितियों में जो पॉलिसीज में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई छूट की सीमा है उस सीमा तक विकास शुल्क नहीं लिया जाए। अब हम बात करते हैं बिंदु संख्या 3 पर कि भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार विकास शुल्क का निर्धारण कैसे किया जाएगा। जो टोटल लैंड आपके प्रोजेक्ट की है उस लैंड के रेस्पेक्ट में विकास शुल्क की गणना में अंतर आ जाता है। जैसे भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है विकास शुल्क की दरें कम होती जाती हैं। तो इस बिंदु में यही बात करेंगे कि भूमि का क्षेत्रफल के क्रम में विकास शुल्क की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों इस वीडियो के बिंदु संख्या 5 में बात करेंगे कि विभिन्न शहरों में विकास शुल्क की क्या दरें हैं, लेकिन इस बिंदु में चूंकि भूमि के क्षेत्रफल पर आधारित गणना का आकलन किया जाना है, इसलिए इस बिंदु में आप ये समझेंगे कि जो 5वें बिंदु में लास्ट में हम बताएंगे कि भूमि की दरें क्या हैं, उन दरों में भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा गुणांक लगेगा जिससे कि विकास शुल्क में कमी आएगी, ये इस बिंदु में स्पष्ट किया जा रहा है। दोस्तों भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में हम बात कर रहे हैं और जो रेट है उसका जो गुणांक है, फैक्टर है, वो बात करेंगे कि कितना फैक्टर भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लागू होगा। अगर भूमि का क्षेत्रफल जो टोटल लैंड एरिया है 0.2 हेक्टेयर तक है तब 100% विकास शुल्क लगेगा। 100% विकास शुल्क की दरें लगेगी। कौन सी दरें? जो हम इस वीडियो के बिंदु संख्या 5 में बताएंगे कि भूमि की दरें क्या हैं विभिन्न नगरों के लिए। उन दरों के आधार पर 0.2 हेक्टेयर भूमि तक 100% विकास शुल्क लिया जाएगा। अगर भूमि का क्षेत्रफल 0.2 हेक्टेयर से अधिक और 1 हेक्टेयर तक है तब जो कुल भूमि का क्षेत्रफल है उसमें 0.9 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो विकास शुल्क की दर है वो गुणा कर देंगे। अर्थात विकास शुल्क की दर भूमि के 90% क्षेत्रफल पर लगेगी। उदाहरण के लिए अगर हम माने कि हमारा जो भूमि का क्षेत्रफल है 10,000 वर्ग मीटर है, क्योंकि इसमें 0.2 से अधिक और 1 हेक्टेयर तक है। 1 हेक्टेयर का मतलब हुआ 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 ये हमारा गुणन का घटक है, फैक्टर है, और जो डेवलपमेंट चार्ज के रेट होंगे उसका गुणा हो जाएगा। इस प्रकार गणना होगी भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर कि कैसे विकास शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इसी तरह अगर भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक और 5 हेक्टेयर तक है तब इसका जो गुणन घटक है, फैक्टर जो मल्टीप्लिकेशन का है, वो 0.8 है। इसी तरह 5 हेक्टेयर से अधिक
और 10 हेक्टेयर तक भूमि का क्षेत्रफल है तब जो फैक्टर है वो 0.6 है। इसी तरह अगर हमारी भूमि का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक है तब इसमें 0.4 का गुणांक है उसका गुणा होगा। इस तरह कुल विकास शुल्क की गणना की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट करने वाला एक बिंदु और है कि यदि आवेदक के ऑनरशिप का जो भूखंड है उसका कोई भाग मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत सड़क, पार्क और ओपन एरिया या ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित है तो विकास शुल्क की गणना ऐसे भूमि के क्षेत्र को स्कीम के कुल क्षेत्र से कम करने के पश्चात की जाएगी, जो इस शर्त के अधीन होगी कि संपूर्ण भूखंड समीपस्थ हो और आवेदक ने ऐसी भूमि यथा सड़क, पार्क और खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट का विकास अपनी लागत पर करने का दायित्व लिया हो। अर्थात ये बिंदु ये कह रहा है, स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि अगर आपके स्वामित्व में कोई ऐसी जमीन है जिसका कि मास्टर प्लान में या जोनल डेवलपमेंट प्लान में लैंड यूज, सड़क है, पार्क है, ओपन स्पेस है, ग्रीन बेल्ट है, तो उतनी भूमि पर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो कुल आपके योजना के भूमि के क्षेत्रफल में इस तरह के लैंड यूज वाली भूमि का क्षेत्रफल घटाकर बाकी भूमि पर लिया जाएगा। लेकिन इसकी शर्त है कि ये जो सड़क, पार्क या खुले स्थान या ग्रीन बेल्ट वाली जो भूमि है वो आपके योजना के भूमि के निकट स्थित हो, समीपस्थ हो, उससे जुड़ी हुई हो और उस भूमि पर विकास करने का जो दायित्व है वो आप अपनी लागत से करेंगे। ऐसा दायित्व अगर आप लेते हैं तब उस भूमि क्षेत्रफल पर आपको विकास शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जो भूमि का क्षेत्रफल मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान में सड़क, पार्क, खुले स्थान, ग्रीन बेल्ट हेतु निर्धारित है। अब बिंदु संख्या 4 के रूप में बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए विकास शुल्क की गणना किस आधार पर की जाती है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पर 4 या उससे अधिक यूनिट बनाई जा रही हैं या ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 4 या उससे अधिक यूनिट या टोटल ग्रुप हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए विकास शुल्क के लिए उनकी डेंसिटी के आधार पर गणना की जाती है। वो इस प्रकार है कि प्रति हेक्टेयर 100 यूनिट तक अगर डेंसिटी है तब विकास शुल्क की गणना उसी तरह की जाएगी जिस तरह की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार पूर्व बिंदु में हमने बताई थी कि भूमि का क्षेत्रफल कितना है तो कितना गुणांक लग के उसकी विकास शुल्क की गणना होगी, उसी अनुसार ली जाएगी। अगर आपका जो डेंसिटी है वो 100 यूनिट प्रति हेक्टेयर तक है। इसके बाद अगर आपकी जो डेंसिटी है वो 100 यूनिट से अधिक और 125 यूनिट तक है तब 105% लगेगी, मतलब 5% एडिशनल विकास शुल्क के रूप में शुल्क लगेगा। इसी तरह अगर 125 से अधिक और 150 तक है तब 110% विकास शुल्क लगेगा। इसी तरह 150 से अधिक और 175 तक है तब 115% डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। और अगर 175 से अधिक और 200 तक डेंसिटी है प्रति हेक्टेयर तब 120% लगेगा विकास शुल्क। और 325 से अधिक और अधिकतम 330 तक है तब 150% डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। अर्थात प्रत्येक 25 रेजिडेंशियल यूनिट्स या उसके भाग पर 5% अतिरिक्त विकास शुल्क देने का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। दोस्तों अब अंतिम और 5वें बिंदु के रूप में बात करते हैं कि किस नगर में विकास शुल्क की दरें क्या हैं। दोस्तों ये दरें हम आपको आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देखिए कि किस नगर में क्या दरें प्रस्तावित की गई हैं और मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। दोस्तों गाजियाबाद में 2500 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल पर विकास की दर है ये। इसी तरह लखनऊ, कानपुर और आगरा में ये 1400 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। वाराणसी, इलाहाबाद और मेरठ में 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, खुर्जा, हापुड़ पिलखुआ, बागपत, बड़ौत, खेगड़ा, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन और झांसी में 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, अयोध्या, फैजाबाद, रायबरेली, बांदा, रामपुर, उन्नाव, शुक्लागंज, उरई और आजमगढ़ में 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर निर्धारित की गई है इस नियमावली में। दोस्तों यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि ये नियमावली 17 नवंबर 2014 को प्रकाशित की गई है, तभी से ये लागू है। और इस नियमावली में ये प्राविधान है कि संबंधित नगर के जो उपाध्यक्ष हैं, सक्षम पदाधिकारी हैं,
वो इस नियमावली में दर्शित दरों को, जो अभी हमने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया, इन दरों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर पुनरीक्षित करते रहेंगे। तो ये जो दरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वर्तमान समय में उन नगरों में प्रभावी नहीं हो सकती, इनसे अधिक दरें होंगी, क्योंकि 2014 के बाद से लगभग 8 वर्ष हो गए हैं और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में इन दरों को पुनरीक्षित किए जाने का प्रावधान है पीडब्ल्यूडी की कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर। तो अलग अलग नगरों में वर्तमान में प्रभावी दरें उन नगरों के सक्षम प्राधिकारी के या विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर पता की जा सकती हैं। प्रत्येक नगर में जो प्रदर्शित दरें हैं उन पर कॉस्ट इंडेक्स के आधार पर क्या वृद्धि हुई है, ये उन नगरों के विकास प्राधिकरणों के या सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय से ही पता लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका जो गजट नोटिफिकेशन का जियो है, उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किया गया है दिनांक 17 नवंबर 2014 को, जिसके फलस्वरूप ये विकास शुल्क पूरे प्रदेश में प्रभावी है, उसके पीडीएफ का लिंक भी दूंगा। आप वहां से इस नियमावली को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।